हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आपके PT2 एग्ज़ाम्स आपके सिर पर आ चुके हैं और इनका रोल आपके जो भी पूरी क्लास 9th है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानो कि ये प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मिड टर्म की जगह होते हैं और बेसिकली पीरियडिक टेस्ट 2 पेपर्स जो होते हैं आपको वो हेल्प करते हैं आपके स्टार्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को लास्ट तक याद रखने के लिए। तो अभी आप जितना अच्छे से रिवाइज़ करोगे आपकी क्लास 9th का फाइनल स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो PT2 पर जान लगा दो। इसमें नंबर लाना ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को ला के दिखाने, इसका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलना चाहिए, फिर चाहे पेपर मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, SST का हो, हिंदी का हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। पेपर फॉर प्रैक्टिस आपके सामने है जो कि PM श्री केंद्रीय विद्यालय में दिया जाता है। इस तरह से पेपर आपके सामने इंग्लिश का क्लास 9th का पेपर है जो कि मिनिमम मार्क्स 40 का होता है और 90 मिनट्स आपको अवेलेबल होती है। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 10 पैसेज के साथ 10 क्वेश्चंस आएंगे, फिर B में राइटिंग और ग्रामर के 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और फिर लास्ट में लिटरेचर के 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें पहले हमारा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मोटिव क्या है? मोटिव होता है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं और मैथ्स और साइंस का अगर पेपर है तो कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाते हैं कि वो क्या है, और इसके साथ साथ आपको अप्रोच पता चलती है पेपर को सोल्व कैसे करना है। और SST और इंग्लिश में तो अप्रोच का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिप टॉप आंसर तो है नहीं कि डायरेक्ट होगा, आपको पैसेज भी रीड करना है, लिटरेचर भी, ग्रामर भी, सब करना होता है। इसी के साथ आप देखो कि सामने आपके पैसेज है जिसमें आपको कहा गया है 92। आपको पैसेज कैसे पढ़ना है? फर्स्ट टाइम में आपको 1 गो में पैसेज पढ़ना है पूरा। उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जाओगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, देन वापस से आंसर आप पैसेज में ढूंढोगे। फर्स्ट टाइम में अगर क्लिक होता है ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, पहले पैसेज, क्वेश्चन, देन आंसर। अगर फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हुआ तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। पैसेज कहता है 92 years old lady who is fully dressed each morning by 8 o'clock with perfect makeup, even though she is blind, moved to an old age home। तो आपने समझा 92 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि फुली ड्रेस्ड है, मॉर्निंग के 8 बजे हुए हैं, जो परफेक्ट मेकअप के साथ वो है, बल्कि वो ब्लाइंड भी है। मूव टू एन ओल्ड एज होम, तो वो मूव कर रही हैं एक ओल्ड एज होम की तरफ। ठीक है, शिफ्ट हो रही हैं। हर हस्बैंड रिसेंटली पास्ड अवे, उनका हस्बैंड अभी फ़िलहाल गुजर गया है, अभी हाल ही में। शी डिड नॉट इवन हैव चिल्ड्रन टू, और उनके बच्चे भी नहीं हैं। आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ वेटिंग पेशेंटली इन द लॉबी शी स्माइल्ड स्वीटली व्हेन शी वॉज रेडी। जब वो रेडी होती हैं तो वो एक ग्रेजुअल स्माइल करती हैं बहुत प्यार से। जिसके बाद आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ वेटिंग पेशेंटली इन द लॉबी शी स्माइल्ड स्वीटली व्हेन शी वॉज रेडी। शी वॉज प्रोवाइडेड अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर टाइनी रूम। वो एक छोटा सा विजुअल डिस्क्रिप्शन अपने रूम का देती हैं। आई लव इट, स्टेटेड दैट विद द एंथुसियाज्म ऑफ एन 8-year-old हैविंग जस्ट बीन प्रेजेंटेड विद अ न्यू पपी। बट मिसेस जोन्स, यू हैवेंट सीन द रूम, सेड द अटेंडेंट। दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, शी रिप्लाइड। हैप्पीनेस इज समथिंग यू डिसाइड। I have already decided to love it. It is a decision I make every morning I wake up. जब भी मैं उठती हूँ मैं ये डिसीजन लेती हूँ। अब बेसिकली हुआ क्या कि कुछ समय बाद जब उन्होंने लॉबी में वो गई और स्माइल किया उन्होंने स्वीटली, जब भी वो रेडी हो गई थी, तो शी वाज प्रोवाइडेड अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर टाइनी रूम। और वो क्या प्रोवाइड कराती हैं? विजुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब अपने रूम के बारे में बताती है कि अब मैं इसे प्यार करती हूँ, और एंथुसियाज्म के साथ, स्टेटेड विद द एंथुसियाज्म ऑफ एन 8-year-old हैविंग जस्ट बीन प्रेजेंटेड विद अ न्यू पपी। हैविंग एंथुसियाज्म ऑफ एन 8-year-old हैविंग जस्ट बीन प्रेजेंटेड विद अ न्यू पपी। और वो एक 8 साल के बच्चे के एंथुसियाज्म जितना होता है जो कि एक न्यू पपी को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पपी के साथ प्रेजेंट कर रही है। लेकिन मिसेस जोन्स, यू हैवेंट सीन द रूम, आप रूम नहीं देख सकती। सेड द अटेंडेंट, अटेंडेंट कहता है कि आप तो रूम नहीं देख सकती। जो उनके साथ अटेंडेंट है वो कहते हैं कि आप तो रूम नहीं देख सकती। दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, और फिर वो कहती हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। वो उसका रिप्लाई देती है, हैप्पीनेस इज़ समथिंग यू डिसाइड। और हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो तुम
डिसाइड करते हो कि मुझे हैप्पी रहना है, ये किसी चीज़ से नहीं आती, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू लव इट, मैंने हमेशा ये डिसीज़न लिया है कि मैं इसको प्यार करूँगी। इट्स अ डिसीज़न आई मेक एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, और ये मैं रोज़ सुबह उठ कर लेती हूँ। आई कैन स्पेंड द डे इन बेड, और मैं सारा दिन बेड पर व्यतीत करती हूँ। रिकाउंटिंग द डिफ़िकल्टी आई हैव विद द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी दैट डोंट वर्क, और मैं रिकाउंट करती हूँ डिफ़िकल्टीज़ को जो कि मेरे बॉडी पार्ट्स के साथ आती है जो काम नहीं करते, और गेट आउट ऑफ बेड एंड बी थैंकफुल फॉर द वंस दैट डू, और मैं उनके लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ जो मेरे मतलब बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। बेसिकली एटलीस्ट वो काम तो करते हैं, कुछ तो काम करते हैं। तो बी पॉजिटिव की एक उनकी भावना इसमें दिखती है। ईच डे इज़ अ गिफ्ट, और वो कहती हैं कि हर दिन एक तोहफ़ा है। एंड एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल फोकस ऑन द न्यू डे एंड ऑल द हैप्पी मेमोरीज, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी खुश जो भी हैप्पी मेमोरीज़ है उनको याद करती रहूँगी और फोकस करती रहूँगी अगले दिन पर। आई हैव स्टोर्ड अवे जस्ट फॉर दिस टाइम इन माई लाइफ, और मैंने काफ़ी जो कि इन दिनों तक लाइफ के इन आखिरी दिनों तक मैंने जो हैप्पी मेमोरीज़ को इकट्ठा करा है मैं उनको याद करती रहूँगी। द अटेंडेंट वॉज टच्ड बाय द एल्डरली वुमेंस सेंस ऑफ चीयर एंड बाउंडलेस एंथुसियाज्म, और अटेंडेंस क्या होता है, जो वुमेन थी वो उनकी सेंस उसको छूती है बाउंडलेसली एंथुसियाज्म के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ द पैसेज रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस, तो आपके सामने क्वेश्चन है इसके बिहाफ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई डिड द ओल्ड वीमेन मूव टू एन ओल्ड एज होम, तो ओल्ड एज होम की तरफ ओल्ड वुमेन क्यों जाती हैं, तो आपको पता है ओल्ड वीमेन मूव टू एन ओल्ड एज होम बिकॉज हर हस्बैंड हैड रिसेंटली पास्ड अवे, बिकॉज हर हस्बैंड had recently passed away and she did not have any children, and she did not have any children to take care of her, to जो उनका ख्याल रख सकें, ठीक है। तो वो इसलिए ओल्ड एज होम पर शिफ्ट कर रही हैं। इसके बाद she needed a place where she could be looked after in her old, आप लिख सकते हैं, बाकी इतना आंसर काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन द अटेंडेंट गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम, जब डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम के बारे में अटेंडेंट उनको बताता है तो शी हैड टू लिव इन, ही डिड हाउ डिड शी रिएक्ट, तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं, तो कैसे रिएक्ट करती है, शी रिएक्टेड विद एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस, शी reacted with enthusiasm and happiness, ठीक है। saying I love it even though she had, आप लंबा लिख सकते हैं आंसर, बाकी पैसेज में अवेलेबल है, बाकी 1 नंबर का आंसर इतना काफ़ी है। और अगर आंसर दिए जाते हैं आपको 2 नंबर का तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, तो आप लिखोगे कि शी saying that, इसके बाद आपका आंसर प्रॉपर क्या होगा कि शी रिएक्टेड विद एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस, saying that I love it even though she had not seen the room, she expressed her delight with the excitement of a child who has received a new puppy, ठीक है। इसकी तरह से उन्होंने रिप्लाई किया और बिहेव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट रेजोल्यूशन डिड शी मेक व्हेन शी वोक अप एवरी मॉर्निंग, तो
बेसिकली शी डिसाइडेड एवरी मॉर्निंग टू बी हैप्पी, क्या क्या रेजोल्यूशन लेती थी वो हर रोज़ उठकर, क्या एक अपने आप से वादा करती थी, तो वो रेजोल्यूशन क्या होता था, आइए लिख लेते हैं। वो रेजोल्यूशन होता था कि शी डिसाइडेड एवरी मॉर्निंग, शी every morning to be happy, and grateful, कि मैं हमेशा खुश रहूँगी और ग्रेटफुल रहूँगी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन her physical difficulties or disabilities। ठीक है। शी चूज टू बी थैंकफुल for the parts of her body that worked, तो जो काम करते थे उनके लिए वो थैंकफुल थी। एंड टू ट्रीट ईच डे एज अ प्रीशियस गिफ्ट, टू ट्रीट ईच डे एज अ प्रीशियस गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट द ओल्ड विमेन। तो क्या एक स्टोरी थी जो बताई जाती है ओल्ड विमेन के बारे में, क्या स्टोरी थी। स्टोरी शोज दैट, तो बेसिकली जो ओल्ड वुमेन की ये स्टोरी है इससे हमें क्या पता चलता है, और ये स्टोरी हमें क्या बताती है। ये स्टोरी हमें बताती है दैट द ओल्ड वुमेन हैज़ वेरी पॉजिटिव, दैट द ओल्ड women has very positive, cheerful and optimistic attitude towards life। Despite her blindness and personal losses, she chooses happiness every day and inspires others with her enthusiastic अप्रोच टू लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो आपके सामने एक वर्ड है और उस 2 वर्ड है आपके, होल और डेड, उसके एंटोनिम सिनोनिम मतलब सिमिलर, जिनकी सेम मीनिंग है सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट। तो एंटोनिम बताना है डेड और होल का। तो होल का आपका हो गया पार्ट ऑफ माय बॉडी, होल कंप्लीट, और इसका कंप्लीट का मतलब ऑपोजिट होगा पार्ट्स, और इसका डेड का अलाइव। ठीक है, अलाइव, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, ये लाइन गिवन है। और पार्ट्स कहाँ गिवन है, पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। इसके साथ सेक्शन बी पर चलते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर्स पर। कंप्लीट द सेंटेंस विद फॉर और सिंस। देखो फॉर और सिंस का यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेस में, ये आपको सीखना होगा। फॉर का मतलब है कोई काम, अगर देखो दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं, फॉर और सिंस। फॉर का यूज़ और सिंस का यूज़ पास्ट से हो रही कुछ चीज़ों के बारे में बताने के लिए होता है, बेसिकली टाइम को।
अब टाइम को कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2025 चल रहा है और 2000 से अब तक 25 साल हो चुके हैं। तो अगर कहा जाता है कि 2000 से कोई काम अब तक हो रहा है तो उसको कहेंगे सिंस 2000। लेकिन अगर कोई काम पिछले 10 सालों से हो रहा है, ठीक है, 10 सालों से मतलब पिछले 10 सालों से चल रहा है, तो फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंस और फॉर को सेंटेंसेस में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, इट हैज़ रेन्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, मंथ की बात की है, तो क्या आएगा आपका? हमेशा याद रखो 4 आएगा, ठीक है, 4। अब इसको याद रखने के लिए फॉर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 years, a month, several days, और since starting point in the time that continues till present। जैसे since 2001, since 2002, since morning, since her arrival। तो मतलब कोई भी चीज़ किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रही है अगर, और हमें वो कह रहे हैं तो वो since लगेगा। और कोई चीज़ मतलब पूरा टाइम चलती रही है, सालों के लिए, महीनों के लिए, कोई भी चीज़ लगातार समय तक चल रही है, तो हम उसको फॉर से रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर मोर देन ए मंथ। सेकेंड सेंटेंस आपको कहता है एज फार एज आई रिमेंबर, जब से मैं याद कर पा रहा हूँ, आई हैव नॉट ड्रिवन द कार, तो मैंने कार नहीं चलाई है, सिंस 2 years और फॉर 2 years, फॉर 2 years। पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पूरा एक टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड की बात की गई है। हैज़ शी बीन टीचिंग इन कॉलेज सिंस हर अराइवल हेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। जब से वो यहाँ आई है उसने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर बेसिकली। क्वेश्चन 1, आई वुड लाइक टू आस्क, ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ब्लैंक फिल करना है। आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चंस। तो अगर आपको रूल नहीं आता तो अप्रोच मैं बताता हूँ पेपर में, आप पूरा कैसे पढ़ोगे? डैश बोलकर पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो फिल करोगे अगर आपको नहीं पता। जैसे आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो आप, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू क्वेश्चंस और द फ्यू क्वेश्चंस। तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा एकदम कि फ्यू क्वेश्चंस खाली लग रहा है, द फ्यू बिल्कुल अलग। तो आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी भी छोटी चीज़ के लिए और जो डेफिनेट नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या यूज़ होता है? अ। तो फॉर ए स्मॉल बट डेफिनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग्स, जो गिनती की जा सकती है जिनकी और गिनती में कम है, उनके लिए क्या यूज़ होता है? अ फ्यू। सेंटेंस सेकंड कहता है आई डिडंट फाइंड डैश देयर, आई डिडंट फाइंड नो वन देयर, आई डिडंट फाइंड एनी वन देयर, और आई डिडंट फाइंड समवन देयर। तो आपके हिसाब से क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी नहीं मिला वहाँ पर? तो नो वन, आई डिडंट फाइंड नो वन देयर, आई डिडंट फाइंड एनी वन। तो नो वन मतलब आपने कहा कि कोई भी नहीं। अब इसमें कोई भी नहीं, कोई मतलब एनी वन, एक भी नहीं, नो वन। तो यहाँ पर एनी वन आएगा हमेशा। एनी वन कब? नेगेटिव सेंस में और क्वेश्चन हो। नेगेटिव सेंस की बात की जाए, नेगेटिव सेंस और क्वेश्चन की बात की जाए तो हमेशा एनी वन होगा, ठीक है, ये याद रखना। और अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो नो वन की बात होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? एनी वन। स्टेटमेंट थर्ड पर चलते हैं। वेरी डैश पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। तो वेरी फ्यू ऑप्शन फर्स्ट सेकंड तो सिमिलर है, और थर्ड वेरी द फ्यू, तो ऑप्शन सेकंड या फर्स्ट आप कोई भी लगा लो, फ्यू आएगा इसका आंसर। वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। देखो छोटी चीज़ को जो काउंटेबल होती है उसको एम्फसाइज करने के लिए फ्यू लगाया जाता है, ठीक है, जो स्मॉल नंबर होता है। तो वेरी लग गया, उसके साथ क्या लगेगा? फ्यू ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद विल और गोइंग टू। तो विल और गोइंग टू के साथ आपको सेंटेंस फिल करना है। पहला सेंटेंस कहता है आई डिड नॉट थिंक दैट शी डैश रिकग्नाइज मी, शी इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज मी और शी विल रिकग्नाइज मी। आपका आंसर होगा शी विल। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है श्योरिटी की।
आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचानेगी। ठीक है, तो आने वाले कल की बात हो रही है और कल आने वाले टाइम के लिए विल का यूज़ होता है, और विल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिखाता है कि हाँ मैं कुछ होने वाली चीज़ को बता रहा हूँ। केयरफुल, यू डैश फॉल, तो यू विल फॉल मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिरने ही वाले हो। यू विल फॉल का मतलब हो जाएगा कि तुम गिरोगे, बट यहाँ पर आर गोइंग टू फॉल मतलब गिरने वाले हो बट गिरे नहीं हो ना अभी, तो यू आर गोइंग टू, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर, गोइंग टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स फॉर पॉजिटिव यूज़। तो पॉजिटिव यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन्स को कैसे यूज़ करें, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो। लेटर लिखना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मेट आना चाहिए। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेज है। हाँ, तो आइए देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप देखोगे कि लेटर जब भी लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, स्पेलिंग पर नहीं जाना है। इसके बाद आप डेट्स लिखोगे, डेट। इसके बाद आप डियर के साथ कोई भी बात, आप नाम लिखोगे यहाँ पर, नेम। ठीक है, फॉर्मेट के भी नंबर है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं, स्पेलिंग्स के नंबर होते हैं और मैटर के नंबर होते हैं जो आपको लिखना है। फिर आप यहाँ से लाइन मैटर स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे और फिर यहाँ से अपना मेन मैटर स्टार्ट करोगे। अब ये बीच में जितना भी जगह आई है ये वाली, ये गैप्स हैं। ठीक है, ये गैप है बेसिकली, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये गैप है दोनों एड्रेस और डेट के बीच में, डेट और डियर नेम के बीच में गैप है और यहाँ पर गैप है। और फिर यहाँ से लिखना, आपने सब्जेक्ट लिखा, हल्का सा सब्जेक्ट नहीं लिखना, बेसिकली लाइन लिखनी है पूरी, और फिर यहाँ से मैटर, मेन मैटर लिखना स्टार्ट किया। जिसके बाद आप चलेंगे, लिखते रहेंगे नीचे लास्ट में, आई होप यू विल ऑल्सो यूज़ योर मोबाइल वाइजली एंड मेक इट अ हेल्पफुल कंपेनियन इन योर लाइफ, डू राइट बैक एंड शेयर योर व्यूज़। लास्ट में ये लाइन लिखोगे आप कि अपने व्यूज़ शेयर करो, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे मोबाइल को यूज़ करना है समझदारी के साथ, और ये कैसे तुम्हें हेल्प करता है लाइफ में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए। फिर लास्ट में विद लव योर अफेक्शनेटली, और अपना नाम, योर जो भी आप प्यार से कहोगे और आपका नाम। ये आपका पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के आपको नंबर दिए जाते हैं, ना कि आपको इसके 2 नंबर। अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसके 2 नंबर, स्पेलिंग्स के 1 नंबर और 2 नंबर आपके ये जो मैटर लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको 5 नंबर मिलते हैं, 5 में से 5। अब इसको देख लेते हैं, मैटर में आप क्या लिखोगे। बेसिकली आपको जो हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का, जहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपनी PDF को अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये पूरी PDF आंसर्स के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसमें आपको लेटर का फॉर्मेट देखो मैंने बताया, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 18 ग्रीन स्ट्रीट दिल्ली, ये क्या है, बेसिकली लेटर है जहाँ पर जाएगा, एड्रेस है। इसके बाद आपका डेट, डियर रोहन, आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ, टुडे आई एम राइटिंग टू यू अबाउट द पॉजिटिव यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन के क्या पॉजिटिव यूजेस हैं। ये आपने डायरेक्ट लिखा, एक तरह से सब्जेक्ट किया, उसको पता चले कि आप लिखने क्या वाले हो। मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट ओनली फॉर चैटिंग और प्लेइंग गेम्स। तो मोबाइल फ़ोन्स प्लेइंग गेम्स या चैटिंग के लिए सिर्फ नहीं है, दे कैन हेल्प अस इन स्टडीज़, वी कैन यूज़ एजुकेशनल ऐप्स, और हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अटेंड क्लास कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को कैसे रिमाइंडर्स के लिए, डेली वर्क के लिए, और वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए लर्निंग ऐप्स कर सकते हैं, इवन लिसनिंग टू मोटिवेशनल टॉक्स। तो अलग अलग पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी गेम्स और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया और अननेसेसरी गेम्स को खेलने से हमें बचना चाहिए। वी शुड सेट लिमिट्स ऑन स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम पर हमें लिमिट सेट करनी चाहिए कि हमें कितना घंटा उसको यूज़ करना है। एंड यूज़ फ़ोन्स मोस्टली फॉर लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और ज़्यादातर फ़ोन को किस लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हमें मोबाइल फ़ोन को एक ऐसा टूल बना सकते हैं हम जो कि पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाए, बजाय कि डिस्ट्रैक्शन का मोबाइल को नाम रख दें हम।
आई होप, मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझदारी से मोबाइल को यूज़ करना आ गया होगा समझ, और हेल्पफुल रहा ये कंपेनियन इन योर लाइफ, और ये तुम्हारे लाइफ में हेल्पफुल रहे। डू राइट बैक एंड शेयर योर व्यूज़, और मुझे वापस पत्र लिखकर अपने व्यूज़ शेयर करो। बाकी योर विद लव योर अफेक्शनेटली शुभम। तो इस मैटर को आप लिखते हो फॉर लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना लेटर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी, लिटरेचर की तरफ आते हैं। आपको बेसिकली इंग्लिश के पेपर में कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो हर चीज़ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ कर नहीं होगी, जैसे कि हमने सेक्शन ए और बी किया ग्रामर और अनसीन पैसेज के साथ। सेक्शन सी पर आते हैं, जो आपने एनसीईआरटी से पढ़कर आप आए हो। लिटरेचर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का मिलेगा पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड चक प्रेजेंट व्हेन ही रिटर्न टू द कंपनीज हेडक्वार्टर्स। तो चक को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब वो कंपनी के हेडक्वार्टर वापस आया। तो आप आंसर देख लेते हैं जो पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन सी का फर्स्ट इसको देखते हैं। अब मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि टाइम लगेगा, बाकी एक्सप्लेन डायरेक्टली कर देते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ अपनी टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन के साथ ही अटैच्ड होकर मिलेगी। When Chuck returned to his company, he created a peculiar problem for the management. They admired his determination and did not want to discourage him. Yet, his condition made it difficult to assign him a job that fit his limitations. As a salesman and zone manager, his role required mobility and long hours, but at that time, he could work for only 1 hour a day, leaving the company struggling to find a way for him to contribute effectively. तो अब जब चक अपनी कंपनी लौटा तो मैनेजमेंट के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। वो बेसिकली समस्या क्या खड़ी हुई, वो उसकी लगन की कदर करते थे और उसे तो उत्साहित नहीं करना चाहते थे बेसिकली, लेकिन उसकी हालत की वजह से उसके लिए कोई सही काम देना मुश्किल था। उसकी नौकरी में बहुत घूमना और लंबे घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन अब वह सिर्फ 1 घंटे ही काम कर पाता था, जिससे कंपनी को यह परेशानी हुई कि उसे किस तरह प्रभावी ढंग से योगदान करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, लीविंग द कंपनी स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वे फॉर हिम टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द प्रोफेसर मीन बाय इंटेलिजेंट ट्रेडिंग। तो इंटेलिजेंट ट्रेडिंग से प्रोफेसर का क्या तात्पर्य है। बाय इंटेलिजेंट ट्रेडिंग द प्रोफेसर, तो बेसिकली इंटेलिजेंट ट्रेडिंग से का मतलब था कि प्रोफेसर ने अपनी जानकारी खुद गहराई से और सोच समझकर पढ़ाई करके पाई थी, न कि किसी प्रैक्टिकल अनुभव या ट्रेनिंग से। उसने विषय की तकनीकी बातें ध्यान से समझी, दिमाग लगाकर सीखी और उसने महारत हासिल की। यह उसकी मेहनत और आगे बढ़ने की लगन को दिखाता है। यही सामने लिखा है कि इंटेलिजेंट ट्रेडिंग द प्रोफेसर मीन दैट ही हैड गेन्ड हिज नॉलेज थ्रू केयरफुल थॉटफुल स्टडीज ऑन हिज ओन rather than through prior military training or practical experiences. He learned the technical details and concepts by reading and understanding them deeply, applying his intellect to master the subjects. This also showed his dedication and determination to excel, as he actively sought to improve himself and get ahead. क्वेश्चन सी कहता है कि डू यू लाइक और डिसलाइक गेस्टर्न। तो गेस्टर्न को क्या तुम पसंद करते हो या नहीं, अपना रीज़न के साथ बताओ। तो बेसिकली हाँ, इसमें हम एग्री करते हैं कि हाँ, हम गेस्टन को लाइक करते हैं। आई लाइक गेस्टन, ही इज़ क्लेवर। वो चालाक था, क्लियर थिंकिंग थी उसकी। कैसे, वह एक तेज़ तर्रार बिजनेसमैन है जिससे अच्छे मुनाफे कमाने आते हैं। एक जगह वह मालिक का पति बनकर दिखावा करता है। चालाक मिसेस AI स्मिथ को भी मात देकर स्थिति का फ़ायदा उठाता है और लाखों फ्रैंक कमा लेता है। वह एक कुशल बातचीत करने वाला है जो अंत में सभी को, जूलियट, मिसेस AI स्मिथ और अपनी पत्नी जेनी, संतुष्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे और आपके सामने ये आंसर है। क्वेश्चन डी कहता है हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन एंड द ब्रूक। तो पोएट द रोड नॉट टेकन एंड द ब्रूक के बेसिकली जो आपकी पोएम है उसके पोएट कौन है, ये जो चैप्टर है। द पोएम द रोड नॉट टेकन was written by Robert Frost. The brook
वॉज रिटन बाय, इन दोनों के कौन है अलग अलग बताने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आएंगे, 110% आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, MCQ बेस्ड ऑन पोएम। पोएम के बेस पर आपके सामने MCQs है। तो द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट द लाइफ ऑफ अ ब्रुक इज़, ऑप्शन 3 सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर चलेंगे तो आपको ऑप्शंस भी गिवन हैं आपके सामने। तो द मैसेज ऑफ द पोएम दैट द लाइफ ऑफ अ ब्रुक इज़, इस पोएम का मैसेज क्या है बेसिकली? फर्स्ट टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, इटर्नल और 4 मोमेंट्री। तो आपके सामने फर्स्ट टेम्परेरी, सेकंड शॉर्ट लिव्ड, थर्ड इटर्नल और 4th मोमेंट्री। तो आपको पता है कि इटर्नल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन बी, द पोएट ड्रॉज अ पैरेललिज्म बिटवीन द जर्नी ऑफ द ब्रुक विद। तो जो पोएट था वो क्या करता है? पैरेललिज्म बिटवीन द जर्नी ऑफ द ब्रुक विद द लाइफ ऑफ अ मैन, मैन के लाइफ के साथ एक जर्नी दिखाता है, द डेथ ऑफ अ मैन, द डिफिकल्टीज इन अ मैन्स लाइफ और द एंडलेस टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो द लाइफ ऑफ अ मैन, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। द पोएम इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय द ब्रुक। तो पोएम जो है फर्स्ट पर्सन, ब्रुक एज अ फर्स्ट पर्सन से के साथ नरेट की जाती है। मतलब एक तरह से मैं अगर नरेट करूँ पोएम को कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या वो वहाँ जा रहा है, तो वो नरेटर हुआ, कहने वाला। तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली और ट्रैन। तो बेसिकली ये आपकी पर्सोनिफिकेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल चीज़ों के बारे में बताया गया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बाय द ब्रुक, पर्सोनिफिकेशन। और क्वेश्चन डी कहता है, इन द पोएम बिलो मेंशन्ड लाइन्स एंड हेयर एंड देयर, एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्रोट। ये किस पोएम की लाइन्स हैं? शायद ये पूछा गया, बिलो मेंशन्ड लाइन्स। तो ये लाइन किस पोएम में? बेसिकली ऑप्शंस आपके सामने ये है, एंड हेयर, हाँ ये पूरी लाइन दी गई है, 2 लाइन्स है जिसमें कहा है एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्रोट, एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग सजेस्ट दैट। ये आपकी ऑप्शन फर्स्ट, द ब्रुक इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ पोएम की है लाइन्स, या पीपल एंजॉय द ब्रुक की है, फिशेज सर्वाइव बिकॉज ऑफ वाटर की है, द ब्रुक विटनेस ऑल काइंड की है। तो बेसिकली आपके सामने ये द ब्रुक इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये आपकी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा इसकी है। लास्ट क्वेश्चन ई, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ब्रुक इज़, द ब्रुक की फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी ब्रुक की? द ब्रिमिंग रिवर, ऑप्शन 2 सही होगा इसका, द ब्रिमिंग रिवर। आप पेपर में कुछ इस तरह करेंगे। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और आप पेपर से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर इस सब्जेक्ट पर और वीडियोज़ आएंगी उसको भी देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। आई होप ये हेल्पफुल रहे। अगर ये हेल्पफुल रहती है तो अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कर दो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। और PDF चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम का आप अवेल कर लेना, और मिलते हैं आपके साथ आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।